बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आज पहला दिन था कि जब बानी पीटीआई का भी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, जब पीटीआई के लोगों ने भी एक इवेंट में अपनी राय का इजहार किया। सो अब ऑफिशियल पीटीआई की आला क़यादत से लेके जो जेल में है और जो दूसरे दर्जे की क़यादत है जो कि इस वक्त कमान संभाले हुए हैं, उनका बाकायदा रद्द-ए-अमल आ गया है। सो नाउ वी एग्जैक्टली नो कि अफवाज की क्या पोजीशन थी और उस पोजीशन पर पीटीआई की क्या पोजीशन है। हम बहुत एक रेलिवेंट गेस्ट से बात करेंगे क्योंकि आज कुछ और पेशरफ्ती हुई है। बुशरा बीबी जो है वो अब बनीगाला से अडियाला मुंतकिल हो गई हैं। तो ऐसी शख्सियत जो कि बुशरा बीबी से मुस्तकिल राब्ते में रही हैं इस दौरान और पीटीआई की लीगल टीम का अहम हिस्सा है, वो हमारे साथ हैं। फिर आज जब खान साहब की समाअत हुई है और उन्होंने मीडिया से बात की है तो वो उस वक्त भी वहाँ पर थे। लेकिन पहले ज़रा आप एक जस्ट टू हैव अ क्लियर पिक्चर कि सूरत हाल क्या है, देखिए कि पीटीआई ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है अफवाज पाकिस्तान को। कल DGI-SPR ने कहा कि अब अगर यानी पीटीआई का नाम लिया बगैर कहा, लेकिन ज़ाहिर खुलासा ये था कि अब मामला उसी वक्त आगे बढ़ सकता है पीटीआई का हमारे साथ कि जब वो दो टोक अल्फाज में माफ़ी मांगे। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था सियासी टोला कह के, ज़रा देखिएगा DGI-SPR ने क्या कहा था। इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं की बातचीत। एक रद्द-ए-अमल इस पर फौरी तौर पर आया कल असद कैसर साहब की जानिब से, जब उन्होंने कहा कि माफ़ी तो अपने बाप से भी नहीं मांगते हम। क्या कहा उन्होंने, देखें। अब वो कहते हैं कि सिद्ध के दिल से माफी मांगे, ओनली वे आउट। देखिए, हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो ज़ाहिर यहाँ फौज और आर्मी चीफ के हवाले से बात हो रही है। वो शहरियार आफरीदी साहब हमारे प्रोग्राम में सालों पहले आर्मी चीफ के हवाले से वो कह चुके हैं कि वो तो बाप होता है कौम का। देख लें वो भी ज़रा क्या कहा था। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं, घर का एक बाप होता है, बाप और मां का अपना रोल है। इसी तरह आर्मी चीफ ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे जबकि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक हो, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दो ममालिक न्यूक्लियर डेटरेंट्स रखते हो जिससे पूरी दुनिया का अमन खतरे में हो, ऐसे क्रिटिकल स्टेजेस पे कौमें सख्त फैसले लेती हैं। मेरा ख्याल है इस मिसाल को आप थोड़ा तब्दील कर सकते हैं क्योंकि आपने बाप की, क्योंकि यहाँ तो बहरहाल 3 साल नहीं तो 6 साल बाद तो तब्दीली नागुज़ीर है ही ना। तो मेरा ख्याल है कोई और मिसाल वसीम, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड डोंट फॉरगेट एज अ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एबिलिटी रखने वाले मुल्क की आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और मां दोनों की बनती है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस एग्जांपल। ठीक, तो वो बाप, फिर हमने भी कहा कि नहीं कुछ और मिसाल देते हैं तो कि वो ज़ाहिर 3 साल बाद या 6 साल बाद तो तब्दीली। फैसल वाडा अभी काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि जनाब ये चूँकि फैसल वाडा साहब जब कुछ कहें तो उसको भी खास तनाजुर में लिया जाता है। तो उन्होंने माफ़ी मांगने के हवाले से ये कहा थोड़ी देर पहले काशिफ साहब के प्रोग्राम में। एक रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। घर का जो सरबरा होता है उससे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ भी पड़ते हैं लेकिन एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है, डिफ्यूज होनी है, कानून भी बन जाने हैं। इंतहाई टोले को खान साहब को अब एहसास होना चाहिए कि वो पीछे करें। तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल ख्वाहिश है वो ये है कि चेयरमैन साहब जेल में रहे, उसकी पॉपुलैरिटी के मजे ये लेते रहे। जबकि अली मोहम्मद खान साहब ये कहते हैं कि माफ़ी देने का इख्तियार है कैसे आपके पास, किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और नहीं किया है तो बरी होना चाहिए, माफ़ी कैसे दी जा सकती है। अली मोहम्मद खान साहब ने आसमा शराजी साहिबा को ये कहा है थोड़ी देर पहले। बात माफ़ी की नहीं है। अगर तो हमारे किसी बंदे ने, मैंने, हमारे किसी शख्स ने गलती की है पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। माफ़ी आप नहीं दे सकते। आप माफ़ी देने वाली आपकी वो एक आईनी हैसियत नहीं है, बल्कि आपके पास इस्तेकाक ही नहीं है। माफ़ी पाकिस्तान में कोई नहीं दे सकता। माफ़ी मैं अपने ज़ाती अमल की दे सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ पे आप मुझे नाराज़ करती हैं तो मैं माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन रियासती अगर किसी जगह पे कोई हमला खुदा ना खास्ता किसी ने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर प्रोसेस क्या होगा? क्या मिलिट्री कोर्ट्स? उसके लिए फिर प्रॉपर जुडिशल प्रोसेस होगा। असद कैसे साहब कहते हैं माफ़ी तो बाप से भी नहीं मांगते हम। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि भाई आपको माफ़ी देने का हक ही नहीं है, आपको ये हक दिया किसने कि आप माफ़ी दे भी सकते हैं। और उमर अयूब साहब जो कि इस वक्त कमान संभाले हुए पीटीआई के अहम तरीन लीडरान में से अपोजिशन लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि आपको बातचीत का हक भी किसने दिया है। आप कह रहे हैं कि जनाब फिर बातचीत हो सकती है ये वो, आपको बातचीत का राइट भी दिया ही नहीं है किसी ने। तो अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं आपको माफ़ी का किसी ने नहीं दिया और उमर अयूब साहब कहते हैं आपको बातचीत का किसी ने नहीं दिया।
उमर अयूब साहब ने ये कहा, देखिए। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। कल DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा है कि हम लोग एनार्किस्ट के साथ टॉक्स नहीं कर सकते हैं भाईजान। आपको अथॉरिटी किसने की है कि आप टॉक्स करें किसी का साथ? अथॉरिटी देगा वज़ीर-ए-आज़म। बिसाक्यों हमारे वज़ीर-ए-आज़म हो सही, वो करेगा। यहाँ ये बात करें जो सूरी तौर पे ठीक बात भी लगती है कि बातचीत तो वज़ीर आज़म करेगा, बेशक हम उसको लीगल वज़ीर आज़म नहीं मानते, लेकिन बातचीत तो वो करेगा। आपको मैंडेट दिया किसने? बट इंटरेस्टिंगली शहरियार आफरीदी साहब भी कहते होंगे कि हम तो बातचीत इनसे करेंगे नहीं, हमें आर्मी चीफ से बात करेंगे, जब करेंगे DGISA से बात करेंगे। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बातचीत के लिए एक बात ये आई थी कि PTI ने कमेटी बनाई है, खान साहब ने कमेटी बनाई है 3 रुकनी की, अगर इस्टेब्लिशमेंट में बात करनी तो उनसे करें। लेकिन असद कैसर साहब, क्या हम चला सकते हैं जी अभी? अच्छा, वो टेक्निकली हम नहीं चलाते, लेकिन असद कैसर साहब के लिए कहते हैं कि जनाब कमेटी तो कोई बनाई नहीं है। नईम पिंचोदा साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि कमेटी ऐसी कोई बनी नहीं है, जबकि PTI की मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान से ये भी अंदाजा हो चुका कि 3 रुकनी कमेटी बनी थी ताकि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सके, लेकिन बातचीत नहीं हुई। बहरहाल ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इंतज़ार पिंचोता साहब अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लीगल टीम के, और चाहे वो बुशरा बीबी का आज का मामला हो, खान साहब की आज की मुलाकात हो, सब में वो फिजिकली मौजूद रहें, तो उनसे बात का आगाज़ करते हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो प्लीज़, हमने ज़ाहिर सहाफ़ियों के ज़रिए सुना है, लेकिन आप बताइएगा कि आज जब खान साहब ने, ज़ाहिर पहला रद्द-ए-अमल खान साहब का जब दिया जा रहा था फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो आप वहाँ पर थे, तो उन्होंने क्या कहा है? ये सही रिपोर्ट हुआ है कि माफ़ी के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि भाई माफ़ी ना सिर्फ ये कि मैं क्यों मांगूँ, बल्कि माफ़ी तो हमसे मांगी जानी चाहिए क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इज़ दैट करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है जी। खान साहब बड़े क्लियर थे इसके बारे में, और खान साहब ने जो 11 मई और 9 मई के दरमियान जो कुछ हुआ उसका भी जिक्र किया। खान साहब ने ये फरमाया कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुझे वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, मुझे पेश किया गया, मैंने जब मुझे पता चला कि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, क्योंकि 2 दिन से मैं दुनिया से बिल्कुल किसी किस्म का राब्ता नहीं था, तो मैंने स्ट्रेट अवे उसकी मजम्मत की। मैंने जलाओ घिराव की मजम्मत की, मैंने अरसन की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मैं 28 साल से सियासत में हूँ, मैं कौम के सामने हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी एक मॉडल की तरह आपके सामने है, खुली किताब है, और मैंने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया। मैंने आज तक इस किस्म की बात नहीं की जिससे कि इंतशार फैले, और मेरी जमात आज तक उनके खिलाफ तो जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को डंडा या पत्थर जवाब में भी नहीं मारा। तो ये सारी चीजें यानी इंतजार साहब, एक होता है ना कि हम मजलूम हैं, वैसा कोई माहौल भी नहीं है ना। सही है, यानी मैं इसी सवाल की कंटिन्यूएशन में सवाल कर रहा हूँ, कब माफी मांगते हैं? ठीक है, ये आपकी बात आ गई कि वो कह रहे हैं हम तो खुद मजलूम हैं, तो हम क्यों माफी मांगे, हमसे माफी मांगी जानी चाहिए। एक होता है ना कि एक पॉसिबिलिटी हो कि मिसाल के तौर पर वो कहें कि भाई अगरचे हमने कुछ गलत नहीं किया है, मैं कन्विंस हूं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन चलें अगर आगे बढ़ने का यही रास्ता है, अगर मेरी माफी से किसी को तसल्ली होती है तो भाई मैं माफी मांग लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, एम आई राइट? देखिए जी, आगे बढ़ना, आपने कहाँ आगे बढ़ना है? अब जब आगे बढ़ने की बात करते हैं तो फिर आप जमहूरी तौर पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप बात करते हैं, फिर आइन को सामने रख के बात करते हैं। तो जब आप आइनी और जमहूरी रास्ते को अपनाने की बात करेंगे, यही एक सेफ तरीका है, यही रास्ता है, यही मुस्तकबिल है। जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत ये होती है कि अवाम जिसको मैंडेट दे उसको मिले। अगर बढ़ना है तो हमारा मैंडेट हमें वापस करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ रास्ते पर चले, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले, जिस तरह के पाकिस्तान हमारे PTI के दौर में जिस तरह की उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ थी, तो फिर आपको आइनी रास्ता चुनना होगा। इस वक्त आपका आइन सस्पेंड रहा, आपके आइन का जो बुनियादी हकूक़ का जो चैप्टर है वो आज भी सस्पेंडेड है। आप देखते हैं कि हर रोज़ किस तरह के मज़ालिम आपके सामने। आज वकीलों को लाहौर में जिस तरह से जुल्म किया गया, इसी तरह तहरीक इंसाफ जिस दिन प्लान करती है, सिर्फ अनाउंस करती है, बुनियादी हक है हमारा एहतजाज करना, जिस दिन सिर्फ अनाउंसमेंट होती है, घरों को तोड़ दिया जाता है, घरों के अंदर फिर से घुस जाते हैं, और घरों में खवातीन, चार दीवारी, किसी का ख्याल नहीं किया जाता। तो ये किस किस्म का आप आगे बढ़ना चाहते हैं? या सिर्फ आप इसी तरह से कि आप एक जंगल की तरह, एक बादशाह है, जंगल के बादशाह को मान लें और उसके बाद सर झुका के आप चलते रहे? तो इस तरह से मतलब ये अखज़ किया जा सकता है ना कि आज टॉप लीडरशिप की जानिब से खान साहब का बयान आ गया, तो इसका मतलब ये तो तय है कि माफी वाली बात पे ऑफिशियल रिस्पांस जमात का ये कि भाई दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो नहीं हो रहा। करेक्ट, राइट? देखिए वसीम भाई, बड़ा क्लियर है। 9 मई हम ये समझते हैं कि
9 मई को हमारे खिलाफ ज्यादती हुई, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की तज़हीक करने की कोशिश की गई, उनके सर पर डंडा मारा गया, नईम हैदर जो उनके साथ वकील थे उनके सर पर डंडा मारा गया, बाकी जितने वकला उस कमरे के अंदर मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमों को डंडे मारे गए। उसके बाद पूरी कौम ने देखा कि हमारे 25 लोगों को शहीद किया गया, आज तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और उसके नाम पे हमारे खिलाफ बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी जुडिशल कमीशन के, बगैर किसी एविडेंस के पूरा 1 साल हो गया है, एक बयानिया चलाया गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, हमारी औरतों को उठाया गया, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, फिर जमात से सिंबल ले लिया गया। इसी बयानिया के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो बगैर किसी शवाहिद के, किसी सबूत के खुलेआम जो है वो हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से दूर है। तो उनकी जबान भी ऐसी है जैसे कल DGI SPR साहब की थी। तो ये चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं, जबकि कौम ने 8 फरवरी को जिस तरह का मैंडेट हमें दिया, 200 से ज्यादा हमारे सिंबल्स थे, उन कौम ने ढूंढ कर हमें हमारे कैंडिडेट्स को वोट किया, और आपके सामने है कि जिस तरह से 8 फरवरी को हमने इलेक्शन जीता, वो इलेक्शन 9 फरवरी को उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया, और एक ऐसी जमात और ऐसा टोला जो कि जिनको कौम ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या हमारी फौज के कामों के अंदर मदाखलत करना और अपना अब ये बताइए, ठीक, अभी आपकी बिल्कुल क्लियर पोजीशन आ गई, आपने बिल्कुल वाज़ेह। अब आपके जहन में क्या है, यानी आपने अपना मौक़िफ़ भी बता दिया और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी बता दिया, उनका क्या मोड है ये भी देख लिया। अब आइए तज्जिए पर कि आपके ख्याल में अब यहाँ से आगे फिर क्या बनेगा तहरीक इंसाफ का मामला, क्या होना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा, वो तो आपने बता दिया, लेकिन अब उनकी पोजीशन भी क्लियर है, आपकी भी क्लियर है। सो अब इसका मतलब क्या फिर आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि अगले कुछ अर्से तो कम से कम मामला ऐसे ही चलता रहेगा, यही तनाव, यही सब कुछ मामला ऐसे ही चलेगा? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ हमारे खिलाफ क्या हो सकता है, हमारे चेयरमैन को उन्होंने बेगुनाह कैद किया हुआ है। केसेस की आप देखें, इद्दत का केस को केस है, साइफर का केस आपके सामने जिस दिन ओपन इसकी हेयरिंग हुई है उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। अच्छा, आगे आ जाएं, अलकादर केस आ गया, दीगर जितने केसेस हैं किसी के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको इस वक्त 34 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है, और वो जो हैं वो इस कदर अपने कमिटमेंट का शो कर रहे हैं अपने कॉज के साथ। खान साहब के उन्होंने कहा है कि मुझे 34 साल तो क्या 34,000 साल भी अगर सजा हो जाए, मैं जितना मर्जी अरसा मुझे बंद रखें, मेरे साथ मैक्सिमम मेरे खिलाफ और क्या कर सकते हैं। ये कहा हमारी आपके सामने भी कहा जमात को वो सियासी जमात का स्टेटस नहीं दे रहे, हमारी सियासी जमात को सिंबल उन्होंने छीन लिया है, हमें उन्होंने मजबूर कर दिया, हम किसी और जमात के इस वक्त मरून मिन्नत है। इसके अलावा आप देखिए कि जुल्म, सितम और उसके जो पहाड़ गिराए गए, इससे आगे उनके पास क्या है, कितना जुल्म करेंगे। ठीक है, हम तो अपनी डिमांड जो है वो आईनी तरीके से परसू करते रहेंगे। हमारी डिमांड सिंपल है कि आईने पाकिस्तान को आप प्राइम रखें, आईने पाकिस्तान के अंदर जो आपका जिस इदारे का जो किरदार है वो अदा करे, फौज का जो किरदार है वो उसके अंदर रहे, इसी तरह पार्लियामेंट का जो किरदार है, सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है, अवाम का जो किरदार है, हम सबको अपने अपने किरदार के अंदर आने की जरूरत है। हमें अपने उस दायरा कार से बाहर क्यों है, ये एक फेयर सी डिमांड है हमारी। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, आप ज़रा लीगल टीम के हैं, तो एक और जो डेवलपमेंट हुई, बुशरा बीबी आज मुंतकिल हो गई हैं बनी गाला से अडियाला, और आपका भी इनसे मुसलसल रब्ता रहा है। इसमें इस्तदा दरअसल क्या थी जो ऑफिशियली आप लोगों ने की, क्योंकि उनकी अपनी इस्तदा पर ही हुआ है कि उनका क्या प्ली थी कि क्यों बनी गाला में नहीं बल्कि अडियाला में ही उनको मुंतकिल किया जाए, जो कि आज हो गई और फिर वो अब अडियाला जेल में है। देखिए जी, सबसे बुनियादी जो चीज़ है, जिस दिन बीबी साहिबा को गिरफ्तार किया गया तो उस दिन ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की गई, क्योंकि वो इलेक्शन से चंद दिन पहले था, एक हफ्ता पहले, 30 तारीख थी गालिबन, 30 जनवरी को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये हमें सज़ाएं हों या दीगर जो हर एक्शन था वो हमारे अगेंस्ट या हमारे हक में, वो इलेक्शन और नैरेटिव को मद्देनज़र रखते हुए किया गया था। हमें ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि जैसे हमने डील कर ली हो, लेकिन खान साहब जो कि उस प्रॉपर्टी बनीगाला हाउस के मालिक हैं, उनसे किसी किस्म की इजाज़तनामा लिए बगैर, बीबी साहिबा से किसी किस्म का इजाज़तनामा लिए बगैर उनको बनीगाला में शिफ्ट कर दिया गया, और एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि जैसे इमरान खान और बुशरा बीबी ने डील कर लिया, ताकि 8 फरवरी के लोग गुमराह हो सकें। हमारे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम अपने असूलों के ऊपर खड़े थे। बीबी साहिबा ने कहा कि अगर मुझे सज़ा दी गई है तो मैं उस वक्त तक
बाहर नहीं आना चाहती जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते। उन्होंने कहा मुझे उसी किस्म की ट्रीटमेंट मिले जिस तरह की इमरान खान साहब को मिल रही है। वो इसी बात को लेकर उन्होंने हमें बार बार कहा कि आप मुझे जो है वो ये चैलेंज करें, मैं किसी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, हालांकि जो जेल सब जेल बनाई गई थी वो भी कोई अडयाला जेल से कम नहीं थी। वहाँ पे उनको अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, किसी किस्म की वॉक करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर आम वर्कर हमारे और हमारी ख़वातीन जेलों के अंदर बंद हैं, आम जेलों के अंदर बंद हैं और वो सहूलतें बर्दाश्त कर रही हैं तो मैं भी बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि हम सब जो है वो इमरान खान साहब के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके नज़रिए के ऊपर खड़े हैं। तो चूंकि खान साहब जेल में उसी जेल में है तो ये उस जेल में तो रहना मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। तो यही उनका था और हमने जो लीगल ग्राउंड्स आज आपकी यूनियन से मुलाकात आज क्या हुआ जब वो समाअत के लिए गई थी एक दूसरे केस में, तो उसके बाद ये वाली इस्तदा मंजूर हो गई तो अडियाला जेल में रुक गई और फिर सामान आ गया बनी गाला से, अब वहीं पर है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल इसी तरह था, इसी तरह हुआ। इनफैक्ट जब वो रास्ते में थी तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला आया, तो जब वहाँ पहुँची तो उनको बताया गया कि अब आपकी जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया है और आप अडियाला जेल में शिफ्ट होंगी। और उन्हें जो ख़वातीन का वार्ड है अडियाला जेल का, वहाँ पे केस की समाअत के बाद फ़ौरन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो कहती कि मेरा सारा साजो सामान जो है वो घर, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी घर पे हैं, बनीगाला में है, तो मैं वहाँ से वो सारी अपनी निगरानी में उठा कर ले आती हूँ। और इसी तरह जिस दिन उनको शिफ्ट किया गया था हमसे किसी किस्म का कोई चार्ज ऑफिशियली नहीं लिया गया था, किसी किस्म की जो परमिशन है वो नहीं ली गई थी। और सामान जो घर के अंदर मौजूद था, बेशबहा कीमती चीज़ें जिनमें तहाइफ थे, खान साहब की पूरी ज़िंदगी की चीज़ें जो उनको मुख्तलिफ लोगों ने दी, उनकी मोहब्बत में उनको दी, और उनके क्रिकेटिंग एरा की उनके जो सोवेनियर्स थे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी लाइफ की, वो सारी अंदर मौजूद थी और इसी तरह मौजूद रहीं। और उन्होंने मतलब उस रात को काफ़ी बारिश हो रही थी, एक तूफ़ानी सूरत हाल थी, तो हमने भी कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं की, क्योंकि मोहतरमा बुशरा बीबी उनके साथ थी और वो अचानक से लेके घर आ गए। अच्छा। तो हम कैसे उनका घर का दरवाज़ा उन पर बंद करते, उनको हमने रहने दिया और अंदर उनको आने दिया पुलिस। हमने लॉयर इशू के हवाले से बात करनी है, इससे पहले एक और इशू पे आप बता दीजिए। शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के रहनुमा हैं, वो अचानक मुतहर्रिक हुए, फिर उनका नाम आया कि जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन वो बनाए जाएंगे, फिर आया कि नहीं शायद राय मुख्तलिफ है। ये क्या हुआ है पिंचोता साहब? सर मेरी ज़ात के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कही हैं, मेरा भी नाम लिया है उन्होंने कि शायद मैं अपना बताता हूँ आपको पहले कि मैं जो हूँ, जब से खान साहब 5 अगस्त 2023 से गिरफ्तार हैं, मुझे मुतअद्दिद बार जो है वो जेल में जाने से रोका गया है। आप सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से मुझे तकरीबन 3 महीने बैन रखा गया, मेरा रास्ता रोका गया। मैं ये इंतज़ामिया की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के किसी फ़र्द के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। अब आगे आते हैं तो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह की बातें की गई हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। उनका जो किरदार है इस जमात में, उसको शायद मैं ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर जो लोग होते हैं वो अपने लिए हमेशा क्रेडिट चाहते होते हैं, लेकिन ये वो इतने 2 अजीम शख्सियात हैं जिनका नाम शिबली फराज और उमर अयूब साहब हैं। खान साहब ने अपने गिरफ्तारी से पहले उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि मेरी पार्टी आप दोनों के हवाले है, और उन्होंने पूरे 8 फरवरी तक अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो सस्पेंड कर दी थी, सिर्फ पार्टी का काम कर रहे थे वो। अब जाहिर है वो हर एक से उस तरह से राब्ते में नहीं थे। आपको उनकी मेहनत का जो नतीजा है वो आपको नज़र आता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर हल्के में मजबूत तरीन उम्मीदवार उतारा था। बेशक हमारी पॉपुलैरिटी भी थी, लेकिन हमारे किसी जगह पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारा उम्मीदवार जो है वो किसी से कम था। पार्टी को जिस तरह से इंटैक्ट रखा गया, ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 साहिबान कह रहे हैं ये इल्जाम उन पर गलत है कि इन 2 लोगों ने नहीं मिलने दिया मरवत साहब को। एब्सोल्युटली गलत है। मैं वो आपकी पूरी तफसील बताता हूँ। एब्सोल्युटली गलत है क्योंकि ये 2 साहिबान वो हैं जिनकी घरों में फौतगियां हुई, जिनके घर तोड़े गए, जिनके रिश्तेदारों को तंग किया गया। ये उन्होंने अपनी जात के जो मसाइल थे उसको कभी सामने नहीं लाया। क्यों ना मिल पाए मरवत साहब आज दूसरे दिन तवातुर से, आज क्यों ना मिल पाए खान साहब से वो आपकी इत्तला के मुताबिक?
इसका जवाब बेहतर शेर अफजल मरवत साहब खुद जानते हैं, उनको पता है। आज मैं मुनासिब नहीं समझता कि मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड सुबह उनकी क्या गुफ्तगू हुई। उस मुलाकात से पहले जो मैंने मैसेजेस उनको दिए वो उनको पता है कि क्या मैसेजेस थे, तो उनको पता है कि क्या वजह है उनकी मुलाकात नहीं इसका हुई। मतलब ये हुआ कि वो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब की खुद की रजामंदी ना होने की जो इत्तलात हैं वो ज्यादा हकीकत से करीब तर हैं, कि वो खुद नहीं चाह रहा तो ज़ाहिर है किसी की मुलाकात कैसे होगी उनसे। Am I right? देखिए मैं इस पे डायरेक्ट उस तरह से नहीं कहता, वो हमारे कुलीग हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो कमेंट्स दिए मैं उसकी मजम्मत ज़रूर करता हूँ। उनकी जो पार्टी के अंदर खिदमात हैं वो भी सारी दुनिया जानती है, हम सब सराहते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं अगर आपको एक ओहदे से खान साहब हमारे कप्तान हैं, वो जानते हैं कि किस खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाना है, किसको किस वक्त बैटिंग देनी है, किसको किस वक्त बॉलिंग देनी है। तो खान साहब ने अगर आपकी एक पोजीशन चेंज की है तो अपनी ज़ाती पोजीशन के लिए आप इतने ज़्यादा टची हो रहे हैं कि पूरी पार्टी के खिलाफ, मतलब ये हिम्मत किसी की बाहर से नहीं हुई, जो अंदर से आपने ये शोर मचा दिया। आपने पूरी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, और ये कहना कि पार्टी मुर्दा घोड़ा था, पार्टी कभी भी मुर्दा घोड़ा नहीं है। तहरीक इंसाफ की वजह से आज आपको पहचान मिली है, इमरान खान की वजह से आपको पहचान मिली है। आप शेर अफजल मरवत है आज इस कदर मशहूर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से है। तहरीक इंसाफ के वर्कर आपको इस कदर मोहब्बत करते हैं कि आपको ये मकाम मिला है। तो इस तरह की बातें करना अपनी जमात के बारे में इंतहाई अफसोसनाक है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। शो कॉज होना चाहिए उनको, की बातें नहीं करनी चाहिए। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से शो कॉज होना चाहिए। देखिए जी, मैं पार्टी में मैं सिर्फ इमरान खान साहब का फोकल पर्सन हूँ, मेरे पास कोई और ओहदा है नहीं। अगर मेरे पास कोई इंतज़ामी ओहदा होता तो मैं इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करता, लेकिन मेरे पास इस किस्म का कोई ओहदा नहीं है, तो लिहाजा मैं इस पे तो कुछ नहीं कहूँगा। यकीनन की जो बात है, मेरी दिल आज़ारी ज़रूर हुई है, और शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब की खिदमात इस पार्टी के लिए लाजवाल हैं। तारीख याद रखेगी कि इन दो अशखास ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी फैमिली की जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब की, लेकिन इमरान खान के कॉज के ऊपर वो नहीं। खान साहब ने आपकी मौजूदगी में कहा है कि जी अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार जो है वो वकास साहब है, शेख वकास अकरम साहब। देखिए, मैं इसके ऊपर बयान नहीं देना चाहता क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी हमारी पार्टी ने ही अनाउंसमेंट करनी है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इस मामले के ऊपर खान साहब ने मामला सियासी कमेटी को जो है वो रेफर किया था और अख्तियार दिया है कि वो इसके ऊपर फैसला करें। तो सियासी कमेटी जो फैसला करेगी वो पार्टी जो है उसको प्रॉपर्ली सही। बट आप ये कह रहे हैं कि उस गुफ्तगू की डिटेल में जाए बगैर जो आपकी आज ही हुई है सुबह के वक्त मरवत साहब के साथ, उसकी आप डिटेल में नहीं जा रहे चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन आप उस गुफ्तगू के नतीजे में इतना जरूर कह रहे हैं कि मरवत साहब बेटर नोस कि उनकी मुलाकात ना होने की वजह क्या थी, और मुलाकात वो हरगिज भी नहीं थी जो उन्होंने बताई है कि उमर अयूब और शिबली फराज ने नहीं मिलने दिया। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब जो हैं वो खुद गए हैं। उमर अयूब साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए 7 दफ़ा उनको मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने तो किसी दिन नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ ने मिलने नहीं दिया, मुझे फ़लाँ ने मिलने नहीं दिया। इसी तरह शिबली साहब जो हैं उनको भी काफ़ी दफ़ा जो है वो रोका गया। मैं खुद फोकल पर्सन हूँ, मुझे 2 दिन 3 दिन पहले पिछले हफ्ते में नहीं मिलने दिया गया। मैंने तो उस दिन मरवत साहब को उस दिन मिलने दिया गया था, मैंने तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मरवत साहब ने जो है वो रोका है। और इस तरह के तो जो लोग आपको रोक रहे थे उन्हीं लोगों ने मरवत साहब को रोका है। देखिए जी, मैं इसके बारे में भी नहीं जानता, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो आपको बात कही है कि मरवत साहब जानते हैं और आपकी आज की गुफ्तगू इस बात का सबूत है जिसको पता है कि वो किस वजह से, उनको मालूम है कि क्या है, वो आप बता नहीं रहे चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी। मुनासिब बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं डिस्कशन में शामिल करना चाहता हूँ, चूंकि लॉयर्स का इशू भी आज बिल्कुल हेडलाइंस में रहा है, वो अजीब व गरीब मनासिर सब ने देखे हैं। पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, MP हैं दानियाल चौधरी साहब, खुद भी उनका ज़ाहिर बैकग्राउंड इसी एतबार से है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ MNM, मैं माजरत चाहता हूँ NF57 रावलपिंडी से, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने खुद जहमत दिए मुनीर हुसैन भट्टी साहब को जो कि प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार के, ताकि ये इशू भी देख सकें, और इंतज़ार आप भी हमारे साथ रहिएगा प्लीज़, क्योंकि ज़ाहिर आपका भी एक के बैकग्राउंड है। और साथ में मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट हुई है। शेर अफजल मरवत साहब की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी जो है वो एक ट्वीट किया है इस बारे में, मैं वो भी अर्ज़ करता हूँ, ब्रेक के बाद वो अर्ज़ करता हूँ। मरवत साहब का भी बिल्कुल ताज़ा तरीन ट्वीट आया थोड़ी देर पहले, ये 25-27 मिनट पहले। लेकिन दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये जो लॉयर्स वाला इशू है इसको तो सॉल्व कीजिए, ये क्या मामला हो गया जो कि संगीन रुख इख्तियार कर गया
दानियाल साहब, आज दिन भर लोग फुटेजेस देखते रहे कि जनाब वो पुलिस और लॉयर्स की आंख मचोली और सारा कुछ। वसीम भाई, उसके ऊपर अगर कमेंट करने से पहले मैं 2 मिनट खाली आपकी लूंगा। ये जो 9 मई की बात हो रही थी, जी जी, देखिए जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो भी है जी, इंतजार में इन्होंने, जोधा साहब बैठे हैं जी। बिल्कुल जी, इन्होंने 9 मई की बात की। देखिए, इनकी सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आज भी ये अपनी डिटाई पे बैठे हुए हैं, आज भी ये तफरीक के ऊपर, नफरत के बीच इनकी बातें। देखिए, आप जब हम बात करते हैं कि कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बड़ी प्रिसाइज और बड़ी टू द पॉइंट थी, और उस पर उन्होंने बड़ा क्लियर एक वाजे वो लिया कि अगर इनके साथ जमातों के साथ कोई बैठ के बात कर सकता है तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर सकती है, पॉलिटिकल ये मैंडेट हमारा नहीं है। लेकिन उसी सांस में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये किया उनको सजा दी जाएगी, उनको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आज भी ये जो पीटीआई के लोग हैं, दे आर नॉट रेडी। हाउ डू यू गो फॉरवर्ड कि आप अपनी गलती को मानो, एक्सेप्ट करो और चीजों को आगे लेके जाओ। आज पाकिस्तान की 93% अवाम ने इनको वोट ना देकर इनके साथ खड़े होने से साइड पे हो गए। उन्होंने कहा कि हम 9 मई के लोगों के साथ, जलाओ गिराव करने वालों के साथ, पाकिस्तान में तफरीक फैलाने के साथ, पाकिस्तान को तोड़ने वालों के साथ। अच्छा, वो इसमें मुस्कुरा रहे हैं मुसलसल पिंचोता साहब, लेकिन ये अगर ये वाला फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इनसे कहिए कि काकड़ साहब का जवाब दें, जिन्होंने कहा है कि अगर फॉर्म 47 की बात मैंने बता दी तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनसे सिर्फ ये बात पूछिए कि ये किस मुंह से ये हमें कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें। भाई, आप इररिलेवेंट लोग हैं, आपके पास है क्या? आपका तो वज़ीर आज़म सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है कि ये यार, एक सेकंड, आप अपनी बात कर लिए, फिर आप करते रहना ना। आप ये तो हरकतें आप लोगों को यहाँ पहुंचा दी है जिसने, तो आप आपस में तफरीक करने पहले इकट्ठे हो जाएं। देखिए, आपके जो बाई इलेक्शन हम इकट्ठे हैं भाईजान, हम इकट्ठे हैं भैया, हम बिल्कुल इकट्ठे हैं। हमने कौम को इकट्ठा कर दिया है। ये तो अंदर पार्लियामेंट में नहीं है, इनसे कहें जरा अंदर जाए और हालात देखें अपने उनसे, अपने MNAs के। वो एक दूसरे को हाथ में हाथ नहीं मिलाते। इनके अंदर क्या ये क्या बात कर रहे हैं कि अफवाज के साथ लड़ाई करेंगे और मुल्क के साथ करेंगे। ये जो दुश्मनी है, ये इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की है। और आज भी rather than being apologetic, rather than accepting, आज भी ये कहते हैं कि हम किसी के बाप से माफी नहीं मांगेंगे। क्यों भाई, कि आप क्यों नहीं माफी मांगेंगे? आपके वो लोग जिनको आपने उकसाया, उन बच्चों जिनको आपने निकाला, उन बच्चों को जिनको आप उकसाते रहे, आप कहते रहे कि जलाओ घेराव करो, आपके लोग कहते रहे कि हमले करो, आज आप अपने आप को डिसएसोसिएट करें उन लोगों से। आप तो पहले ही कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं, वो हमारे नहीं। इनकी दोगली पॉलिसीज जो है, जब सऊदी गवर्नमेंट आई तो फिर इनके एक ही बंदे ने उठ के पॉइंट किया कि ये भी हमारी हुकूमत में एक दाने में मुलव्वस थे। आप क्या कह रहे हैं, किससे माफी मांगनी चाहिए? लेके चले गए पीटीआई को किससे माफी मांगनी चाहिए? इनको आके अवाम से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान की अवाम, उस अवाम से जिसने 8 फरवरी को हमें वोट दिया, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, उस अवाम से जिन्होंने जो आपके 10 सीटर्स थे और बाय इलेक्शन में 23 की 23 सीटें इनको हरा दी गई, उस अवाम से जो जिसको ये कहते थे कि हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, मुझे बताएं ना, आप बताएं भाई, अभी जो बाई इलेक्शन हुए किधर गई वो वोटें आपकी? दे दिए ना फॉर्म 45 भी आपको लोगों ने आपके मुंह पे मार दिए ना फॉर्म 45। तो क्या हुआ आपका? कुछ भी नहीं। आपको लोगों ने रिजेक्ट किया और आपको लोग बार बार आपने जो बदतरीन धांधली इसके अंदर की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख के अंदर। आप इस ढिठाई के साथ इस किस्म की धांधली करते हैं कि आप शर्मिंदा भी नहीं होते। अब आपने बात कर ली, वसीम साहब मुझे चांस दीजिएगा कि मैं इनका जवाब दूं। ये कभी किसी के साथ आके ये बात कर सकते हैं कि हमने इस मुल्क को ये दिया, 4 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये प्रोजेक्ट्स दिए, ये जी, हमारी 6.1% ग्रोथ थी जब हम गए थे। आप अपने फिगर्स उठा के देखिए। अपने इदारों को गाली देना, अपने मुल्क की तोड़ फोड़ करना, कभी कहना कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, कभी अपनी आईनी इदारों के ऊपर कपड़े लटकाना, कभी सुप्रीम कोर्ट को, कौन सा आइन? उसी आइन की बात कर रहे हैं जिसमें 90 दिन का इलेक्शन होता है और 1 साल आपने जो गैर कानूनी निगरान हुकूमतें बनवाई रखी, आप उसको उस आइन की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें, ये क्या बात है? आपके अपने ही लोग कहते हैं कि हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने। अच्छा, लेकिन काकर साहब तो इनके अपने नहीं है। वो हनीफ अब्बासी साहब को जब धमकी लगाते हैं कि मैं बताऊंगा फॉर्म 47 की हकीकत क्या है, आपने पूछा ही होगा। हनीफ भाई साहब तो आपके पड़ोसी हैं, आपको एक ही रावलपिंडी के ये सारे। तो वसीम भाई सारे, यार वसीम भाई मुझे एक बात बताएं, इनके सामने बताएं ना, रिट स्कीम, ये प्लेटफॉर्म। मैं आज भी एक चीज बात करता हूं एज ए लॉयर कि देखिए, हर चीज का एक प्लेटफॉर्म है,
हर चीज का एक तरीका है, हर चीज की एक जगह है, उन जगहों को अवेल करने, उन सारा प्रोसेस को फॉलो करें। मुझे रावलपिंडी की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा वोट पड़ी पिछले इलेक्शन में, 1,07,000 वोट पड़ा। मैं फिर भी इलेक्शन हार गया। मैंने कहा कि धांधली हुई, सब कुछ हुआ, फॉर्म्स लेके गया, लेकिन मुझे बात बताएं कि हमने फिर क्या, हमने जलाओ गिराव किया? हमने कहा कि हम मुल्क को बंद करेंगे? हमने क्या सिस्टम चले? हम लेकिन मेरा सवाल काकड़ साहब से मुताल्लिक था कि आप उनके बयान की मजम्मत ही कर दें कम से कम, कि क्या बात की उन्होंने? निगरान वजीर आजम कह रहा है कि यार वो फॉर्म 27, बताऊं मैं फिर क्या हुआ था? जो मर्जी कहे काकड़ साहब का तो मैंने कोई बयान काकड़ साहब का ऐसा कोई सुना नहीं। वो बड़े सुलझे हुए बंदे हैं। हनीफ अब्बासी साहब से पूछा नहीं आपने? हनीफ अब्बासी साहब तो आपके साथ के ही तो हैं पिंडी के, उन्होंने नहीं, मेरे भाई हैं, लेकिन मैंने उनसे भी नहीं पूछा। लेकिन ऐसी बातें नहीं लेकिन ऐसा बयान हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दे, मुनीर भट्टी साहब से बात करूं, ये ना वो मेरे खिलाफ एहतजाज शुरू कर दें कि भाईजान आपने भी हमें, और इंशाअल्लाह आपको नजर आएगा कि हम 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हर बाई इलेक्शन जीतेंगे और ये इसी तरह होते रहेंगे। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, तीनों मेहमान हमारे साथ। मैं फिर मुनीर भट्टी साहब आपसे आगाज करता हूं, और मैं ब्रेक से पहले बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं है, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली 2 सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाली कौम के अजीम बेटे, उनके अजीम अहले खाना, मुहिब वतन अवाम, दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते वो किरदार जिनके दिल में रियासती मफादात का कोई दर्द है, ना आंख में कौमी यादगारों, रियासती इदारों, आइन कानून के लिए कोई इज्जत और शराफत है। 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूली है ना भूलेंगे। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोहदा, उनके वरसा और कौम से 9 मई फिर कभी नहीं। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की के मनाजिल तय करनी है, अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। शहबाज शरीफ साहब का बयान आपसे कुछ मिनट पहले, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। मुनीर भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार, और दानियाल साहब PMLN के, और ऑफ कोर्स लॉयर बैकग्राउंड, इंतजार साहब PTI के और लॉयर्स का बैकग्राउंड। आज हमने दिन भर देखा है मनासिर, लाख मचूरी चलती रही, अभी भी कुछ वकला 60-70 वकला अभी भी गिरफ्तार हैं। मुनीर साहब, आप इस वक्त भी पट्टी भी बांधे हुए हैं, जो मुझे लाल मेरा ख्याल है वो काली शायद आपने इसलिए नहीं बांधी कि ब्लैक कोड के ऊपर काली वाजे ना होती, इसलिए आपने लाल बांधी होगी एहतजाज वाजे करने के लिए, मेरा ख्याल। नहीं सर, ये जो लाल पट्टी है, इस स्याह पट्टी का एक डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट है। स्याह पट्टी तो किसी का आप अफसोस करते हैं, किसी दुख का इजहार करते हैं, किसी एहतजाज का इजहार करते हैं। जी। लेकिन जो रेड पट्टी है, ये इनकलाब की अलामत है, ये रे ऑफ होप की अलामत है। इस मुल्क में होने वाली ह्यूमन राइट्स की ज़्यादतियाँ, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कंप्रोमाइजिंग किस्म की जो जुडिशरी है, उसके हवाले से हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में इंशाल्लाह ताला से एक दर्जा आगे इनकलाब की अलामत उसके तौर पे आपने, और अभी ये आज वाला की अलादत है। ये एहतजाज दरअसल बाद में तो फिर गिरफ्तारियां हो गई सारा कुछ, दरअसल ये एहतजाज गवर्नमेंट के खिलाफ था, वो जो मुंतकली और वो सारा, या आला अदालतों के हवाले से था, क्या था? तो जी मैं अर्ज़ करता हूँ सर, ये एलाइड इशूज़ थे। जब हम मुतालबा करते थे कि अदालतों का क्लस्टर एक जगह पे होना चाहिए, आप तो कराची से बिलोंग करते हैं, क्या कराची में एक कैपिटल सिटी होने की वजह से 4 अजला की अदालतें एक क्लस्टर में नहीं हैं? क्या इस्लामाबाद में 2 अजला की अदालतें एक क्लस्टर के अंदर नहीं हैं? तो क्या पंजाब के वकला का ये मुतालबा कि कोर्ट्स का क्लस्टर एक जगह पे होना चाहिए कोई नाजायज़ मुतालबा है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है या गैर इखलाकी है? ये तो एक तो बात मैं आपसे भी ये और ये मुतालबा किससे, यानी इस हवाले से हतमी इख्तियार गवर्नमेंट को होता है, आला अदालत को होगा, या क्या होगा? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, तहसीलों के नोटिफिकेशन जो हैं वो गवर्नमेंट ने करने होते हैं, और उसके ऊपर जो अदालतें हैं वो मुहैया करनी होती हैं जुडिशरी ने। ये इस पिछले चीफ जस्टिस साहब ने ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से करवाया, उनकी गठजोड़ से करवाया या ज़बरदस्ती करवाया या उनकी मर्ज़ी से करवाया। उसके बाद अदालतें वहाँ शिफ्ट की विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए। जिन लोगों ने वकालत वहाँ करनी है उनसे बातचीत होनी चाहिए। किसी को ऑन बोर्ड किए बगैर वहाँ उन्होंने अदालतें शिफ्ट कर दी, जिनमें लाख के करीब मुकदमा शिफ्ट कर दिया। 86 अदालतें प्रपोज थी वहाँ शिफ्ट होना, और एक दिन में जब 50,000 60,000 बंदा वहाँ मूव करने जा रहा था, तो कोर्ट्स वो बिल्कुल छोटा सा प्रेमिसेस है, वहाँ ना खड़े होने की जगह है, ना कोई बार रूम है, ना कोई वहाँ पार्किंग का इंतज़ाम है, और रशी एरिया है, और सारा का सारा दिन
वकला का जो है वो सड़कों के ऊपर ज़ाया होना था, जो टाइम बेसिकली। तो ये एहतजाज का बुनियादी नुक्ता ये था। ठीक है, अब अगर मुझे इजाजत दें तो मैं दानियाल साहब से पूछूं। दानियाल साहब, आप उसूली तौर पर इस मुतालबे के हामी हैं, आपके ख्याल में मुतालबा गलत है ये वकला का? देखिए वसीम भाई, पहले एक अंडरस्टैंड करने की बात है कि ये मेरे भाई हैं, हम दोनों वकला हैं, हम हर वकला तहरीक में इनके साथ खड़े रहे हैं। जहाँ तक बात है इनके आज इशू की, तो जो इशू था दैट वाज बिटवीन लॉयर्स एंड दैट वाज बिटवीन द जजेस। हम इनके साथ थे जितने भी, देखें मैं एक तो काला कोट पहनता हूँ और मेरी जो एफिलिएशन है वो अपनी बार के साथ है, वो सदर साहब के साथ है, और जितने भी अजहर नज़ीर तारड़ साहब हों या कोई और हो, सबसे पहले हम अपनी बार के साथ खड़े हैं। ये तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जो आज इशू था वो बार का इशू था। वो इसलिए था क्योंकि जजेस और लॉयर्स के बीच में एक तनाज़ा था जिसके ऊपर बात कर रहे थे। रावलपिंडी के भी लोग उसमें शामिल थे, वो कोशिश कर रहे थे, कुछ और भाई भी दोस्त अपना रोल प्ले कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। और लॉ फोर्सिंग एजेंसी की वजह से आज बीच में कोई बाज़ दफ़ा ऐसे कोई अनासर हो जाते हैं जिनकी वजह से चीज़ें एस्केलेट कर जाती हैं, और चीज़ें आज एस्केलेट हुई। जो गलत हुआ इसको एमिकेबली रिजॉल्व होनी चाहिए थी, इनको एस्केलेट नहीं होना चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि आइडियल तरीके से हैंडलिंग नहीं हुई आज के इशू की, इससे बेहतर हैंडलिंग हो सकती थी पुलिस की जानिब से। ये कुछ गलती थोड़ी हमारे काले कोर्ट की भी है। कुछ एजेंसी जो पुलिस की जो फोर्स थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, देखें वहाँ आज अपनी यूज़ ऑफ फोर्स किया तो उसमें एक तसादम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट नोटिस भी ले रही हैं, बड़ा एक्शन भी ले रही हैं, और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि ये चीज़ें अपनी जुडिशरी के साथ बैठ के, जो भी हमारे लीगल लोग हैं, जो इसमें एजीज साहिबान हैं और जो सीनियर वकला हैं ख़ास तौर पे, इस चीज़ को बैठ के नॉर्मलाइज कराएंगे। तो मुनीर साहब, अब जब ये दानियाल साहब की पोजीशन भी आपने सुन ली, मफामत के बगैर अगर हम जोर जबरदस्ती से करना चाहेंगे तो ना ये हुकूमत कर सकती है और ना ये वकला कर सकते हैं। ये बैठ के मफामत के रास्ते से। तो दानियाल साहब, अब ये मसला हल समझा जाए या मसला खड़ा है अपनी जगह पर? यानी मैं असल मसले की बात नहीं कर रहा, आज जो कुछ हुआ है, मैं पहले मुनीर साहब आप बता दीजिए। दानियाल साहब को मौका आपने सुन लिया कि नहीं, थोड़ा मिसहैंडल यहाँ से भी हुआ है, थोड़ा वहाँ से भी हुआ है। मैं सर अपने भाई की जो है वो करेक्शन करवाने की कोशिश करूँगा। ये एजिटेशन दिसंबर में शुरू हुई सर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये मई के महीने में हम जा रहे हैं, छठे महीने में। 6 माह से ना हुकूमत ने बात सुनी, 6 माह में से ना ये जुडिशरी के जो अरबाब इख्तियार उन्होंने बात सुनी। इस दौरान रैलियाँ भी हुई, इस दौरान नेगोशिएशन भी हुई, इस दौरान 8 मीटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हुई, इस दौरान 8 मीटिंग पिछले चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के, और 2 मीटिंग इस चीफ जस्टिस से भी हुई, और तमाम क़यादत ने इकट्ठी मीटिंग की। पाकिस्तान बार काउंसिल की क़यादत उसमें शामिल थी, लाहौर हाई कोर्ट की कैबिनेट मौजूद थी, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हर मीटिंग में मौजूद रहे, और लाहौर बार की क़यादत इसमें मौजूद रही। तो अभी कल ही आए ना, इनकी तो तमाम इतना टाइम ही नहीं हुआ। जी, जब इतनी सारी की सारी पूरे पाकिस्तान की तमाम जो वकला ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारी की सारी मौजूद थी, और कन्विंसिंगली उन्होंने अपनी बात की और बार बार बात की, और फिर उसको सुनने के बावजूद, मानने के बावजूद, तस्लीम करने के बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया, ना हुकूमत ने और ना अदलिया ने। तो फिर एजिटेशन के सिवा कोई चारा नहीं बच रहा था। आज भी देखें इस अब ये मसला हल हो गया है नहीं? एहतजाज वाला मसला आज भी जी अब हल हो गया, खड़ा है अपनी जगह। जी बिल्कुल भी, जी बिल्कुल अभी तो आज ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आज भी हमारा ये था कि चूँकि कल थर्सडे है, तो थर्सडे को हमें पता चला कि एसी कमेटी की मीटिंग है, सीनियर जजेस बैठ के इसके ऊपर डेलिब्रेट करेंगे। तो आज हम हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट की जो काबीना है उन्होंने हमें बुलाया हुआ था कि वहाँ हम अजलास करेंगे और सारे बंदे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो हम उस अजलास में शिरकत के लिए सारे गए। तो ये एहतजाज करना ये सबका आईनी हक़ है। कोर्ट बार रूम के अंदर जाना वो हमारा प्रेमिसेस है, वो हमारा हक़ है। उसमें उसको रोकना ये इंतहाई गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत है कि फोर्स से रोकना। देखें, अगर तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में किसी एक महीने में एक गमला टूटा है तो फिर मेरे साथ कोई बंदा बात करे। अगर कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, सारे के सारे जो एहतजाज थे वो पुरअमन रहे, तो मैं ये समझता हूँ आज का जो एहतजाज है वो भी पुरअमन होना था। और इस पे दानियाल साहब आप इस पे आखिरी बात ये बता दीजिए कि ये तो इस पे इनका मौके आ गया, वो कह रहे हैं भाई मित्र से एहतजाज कर रहे हैं ना, गमला नहीं टूटा, इसका मतलब बाद मिस हैंडल हुआ है तभी जो है वो ये सब कुछ हुआ है, वरना ना होता। आप कह रहे हैं उसूली तौर पर आप बार के मुतालबे के साथ खड़े हैं।
अगर आपकी गवर्नमेंट की भी ये पोजीशन है तो फिर इनका मुतालबा आप कब पूरा करेंगे, या आप समझते हैं कि नहीं गवर्नमेंट की पोजीशन डिफरेंट है कुछ? देखिए, मैं जो अपनी पोजीशन दे रहा हूँ, मैं एज ए वकील अपनी पोजीशन दे रहा हूँ मैं, और वो ये दे रहा हूँ कि जितने भी हम और गवर्नमेंट उसी तौर पर इनकी पोजीशन से इत्तेफाक करती है या नहीं करती? देखिए, गवर्नमेंट तो डे वन से चाहती है कि चीजों को एमिकली रिजॉल्व किया जाए। मैं आपको बात बताऊं, लेकिन बात चीजें होती हैं जो चीफ जस्टिस के और उनके अपने कंट्रोल में है और उसके ऊपर डिलिबरेट किया जा रहा है, और इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द उम्मीद है कि ये बाय टुमारो और इन अ डे ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, सही है। आज चीजें मिस हैंडल हुई हैं, और वो मिस हैंडल जो हुई हैं वो कुछ हमारे जो वकला भाई थे उनकी तरफ से भी हुई हैं, कोई वीडियोस जो आई हैं, और कुछ फिर उसके अगेंस्ट जो थे उनकी तरफ से भी हुई हैं। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड अगेन इंशाल्लाह इसका हल जो है अगले 1 या 2 दिन में निकल आएगा। कह रहे टुवर्ड्स द एंड अलाउ मी कि मैं इंतजार मंजूदा साहब से पूछूं। सर, कल 9 मई है, 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी आपने वज़ीर आज़म साहब का ताज़ा बयान सुन लिया। इधर टिकट चल रहे हैं कि एमक्यूएम कल सिंध असम्बली में मजम्मत की करारदाद लाएगी, और फिर वो कल एक काबीना का खुसूसी इजलास भी होगा, उस पर भी ज़ाहिर मजम्मत होगी, एक तकरीब भी होगी, इसमें वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। तो वो लोग तो कल 9 मई को ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी कल सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कल 9 मई? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि ये बल्कि एक सवाल है मेरा कि आपने फरमाया कि वज़ीर आज़म साहब का जो है वो अभी ताज़ा बयान आया है, वो ये उसी ट्विटर पे आया है जो ऑफिशियली बंद है। हाँ जी, जवाब उसका है कि जी हाँ। अच्छा, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बंद है। अच्छा, हाँ, अच्छा, नहीं ऑफिशियली भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने रिप्लाई सबमिट किया है कि उन्होंने बंद किया हुआ क्योंकि उनको अच्छा, तो ऑफिशियली बंद हो गया। हाँ, काफी खतरा है शायद दहशतगर्दी का, ऑफिशियली बंद हुआ। हाँ, ये इसका मतलब है कि मुझे टीम के जिस बंदे ने भेजा उसने भी साइट VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, इसका मतलब वज़ीर आज़म ऐसी साइट इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल आप VPN, और एक ऐसी साइट जो हुकूमत पाकिस्तान उनकी अपनी हुकूमत ने बंद कर रखी है। हाँ। ऐसी बात ही है, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है। तावक्त है कि उन्होंने अपने किसी दोस्त को कहा जो पाकिस्तान से बाहर रहता और उसने ऐसी ट्वीट किया, ये भी तो होता है ना। ये भी हो सकता है, लेकिन काफी कुछ हो सकता है। सही। अच्छा, दूसरी बात, मैं ये जो लाहौर बार का इशू है, क्योंकि मैं भी लाहौर बार का मेंबर हूं, तो मैं लाजमी और लाइट टू साइड बता दूं, मरवत साहब ने भी 1 घंटे पहले ट्वीट किया, मतलब वो भी VPN लगा रहे हैं। ये भी आप देखें, इसमें जब कार्रवाई होगी तो नहीं, हम तो लगा के ट्वीट करते हैं जी, हम तो एडमिट कर रहे हैं कि हम मतलब बंद किया हुआ, आप क्यों लगा रहे हैं ऐसी वेबसाइट जो बंद की हुई है गवर्नमेंट ऑफिशियली? देखिए जी, हुकूमत जब इस तरह के गैर कानूनी काम करेगी तो फिर लोग जो है जिस तरह के आप देखें ना, ये इन्होंने फरमाया कि वकला के इशू के ऊपर दानियाल साहब ने कि थोड़ी सी मिस हैंडलिंग वकीलों की तरफ से भी है। मैं भट्टी साहब को बड़ा ज़ाती तौर पे जानता हूँ। भट्टी साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि और मुझे यकीन भी नहीं है कि आपने किसी भी तरह से जो है वो मिस हैंडल किया होगा। क्या आपने अपने हक मांग के किसी तरह से हुकूमत को मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भट्टी साहब ने किया है, मैंने कहा कुछ लॉयर्स की तरफ से हुआ। तो भट्टी साहब वकील नहीं है जी, के ऊपर भट्टी साहब का जिस तरह रोल है, भट्टी साहब का मैं मेरे वोट से बने हैं, पॉजिटिव रोल मेरे प्ले करते रहे हैं वो सदर, तो मुझे अपने भट्टी साहब की सफों में अपने सदर से पूछने का मेरे पास अख्तियार है कि मैं पूछूं कि भट्टी साहब आप क्या मिस हैंडल कर रहे हैं, क्या अपना हक मांगना मिस हैंडल करना है कि भाई की चीजों को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए। ये आप जैसे फिर अनासर घुस जाते हैं और जो खराब करते हैं चीजों को। और यार एक मिनट ना, ये कहां से पूरी कल का बता दें, कल पीटीआई क्या कर रही है? जितना मर्जी चाहे, ये हमारे आप किस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुने ना, मैंने आपको काफी देर सुना है, अब आप सुनिएगा। वसीम साहब, इनको बांधिएगा थोड़ा सा, इनको ऐसा नहीं, ये ना करें, मतलब अपनी बात ठीक है। ये जब इस तरह की बात करेंगे जवाब की बारी आती है तो फिर ये खुल जाते हैं, पड़ेगा तो फिर आप लोगों को शर्म की जरूरत है। अच्छा, देखिए, मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि ये आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वो इसी ग्रुप के सरबराहों में से सरबराह हैं जिस ग्रुप से मुनीर हुसैन भट्टी साहब बिलोंग करते हैं। तो ये मसला तो उनको पहले दिन। अच्छा, कल आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो बता दें, आखिर में 32 सेकंड रह गए। देखिए, जो 9 मई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा उसको यौम स्याह के तौर पर मनाएगी, क्योंकि इमरान खान को जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और जिस तरह से उसके बाद हमारे 25 वर्कर्स को शहीद किया गया और हमारे 3 वर्कर्स को पैरालाइज किया गया। मान लेना इसको कि इदारों की जगहों पर हमले हुए, जिसने भी किया, आप कह रहे हैं आपने नहीं किया, जिसने भी किया गलत तो किया ना, तो उस एतबार से तो यौम से आपके देखिए, हम उन जगहों पर हमला हुआ नहीं होना चाहिए। इदारों पर हमलों की बात हम कभी करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ एहतजाज की बात करते हैं। हर पाकिस्तानी को एहतजाज का हक हासिल है और वही हक हमने इस्तेमाल किया था। हमने कोई किसी किस्म का एक्शन या जलाओ गिराव नहीं किया, हम तो उसके एग्रीव्ड हैं।
उसके बाद जो जुल्म हम पे गरीब ने हुआ जो वो शोभा उसकी की बिल्डिंगों पे दास्तान आग पाकिस्तान लगाई, की तारीख जो में नहीं आपने मिलती। जहाजों को आग लगाई, जो आपने जीएसक्यू पे हमले करवाए, एक्सक्यूज मी, आप गरीब थे? किस तरह से बात कर रहे हैं? आप आज उसका आप आज जो है वो कमीशन बनाए सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कभी खत्म हो कोर्ट, गया, किसी ठीक। भी हाजिर सर्विस जज का आप बहुत कमीशन शुक्रिया बनाए। तीनों में मैं वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया, हम एक कंक्लूड कर दें। जाते जाते एक अच्छी खबर से अख्तिताम। हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान ज़ाहिर है हमारा कौमी खेल लेकिन बहुत पीछे रह गया। बहुत अरसे बाद, एक दिहाई बाद हॉकी के मैदान से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो कि मलेशिया में होता है, हॉकी का बड़ा टूर्नामेंट, 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है पाकिस्तान की टीम ने। ये 30वां अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट जारी है और उसमें इससे पहले पाकिस्तान की टीम 2011 में पहुंची थी फाइनल में और अब पहुंची है। लेट्स होप, लेट्स प्रे कि अल्लाह करे कि वहाँ से कोई अच्छी खबर आए। अगर फाइनल पाकिस्तान जीत जाए तो क्या ही बात है, बट रिगार्डलेस अच्छी खबर हॉकी के मैदान से पाकिस्तान के लिए एक दिहाई के बाद। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।